जय हिंद दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स। और इससे पहले हमने जो सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। कुछ इंडेक्सेस वगैरह हमने डिस्कस किए थे उसमें, आई होप आपने रिवाइज किए होंगे। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम। और देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इट विल टेक अराउंड 4 to 5 वीडियोज़ टू कम्प्लीट। सो बी पेशेंट विद इट। 300 अराउंड क्वेश्चंस हैं इसमें, सो इट विल टेक सम टाइम। और इसमें जितनी भी एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो कुछ बहुत पुरानी स्कीम्स भी हो सकती हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन में कुछ नई भी स्कीम हो सकती हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दोज इन दिस चैप्टर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच वन इज़ नॉट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए पीएम केयर्स फंड कब बनाया गया था? कोविड के टाइम पे अराउंड, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। एनी पर्सन अपॉइंटेड अ ट्रस्टी शेल एक्ट इन प्रो बोनो कैपेसिटी। द फंड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इन इंडिक्वेशन, आई थिंक इट वुड बी इंडिविजुअल्स, ये कुछ गलत आ गया, individuals or organizations. The primary objective of this is dealing with any kind of emergency or distress situation and to provide the relief to the affected. It does not get any budgetary support. अब आपको बताना है नॉट द ट्रू, मतलब कि गलत कौन सा है इसमें से। तो इसका आंसर ये ई दे रहे हैं, एक बार देखते हैं। Keeping in mind the need for having a dedicated fund with the primary objective of dealing with any kind of emergency or distress situation, um, like posed by COVID-19 pandemic and to provide the relief to the affected, a public charitable trust under the name of PM CARES, Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation, had been set up in March 2020. तो ये वाला तो हो जाता है सही। This one consists entirely of voluntary contribution from individuals and organizations, ये भी सही हो जाता है। And does not get any budgetary support, ये भी सही हो जाता है। Prime Minister is the ex officio chairperson of this fund and Minister of Defence, Minister of Home Affairs, Minister of Finance, ये ex officio trustees हैं इस fund के। The chairman can nominate 3 eminent person as trustees and any person appointed a trustee shall act in a pro bono capacity। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है, सारे ही इसमें सही हैं। None of the above is incorrect. That's why the answer is E। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्या क्या इसके जो स्टेटमेंट्स हैं इसके बारे में जो सही हैं। कि पहली चीज़ तो ये कि ये क्यों बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिचुएशन आ जाए, जैसी कि कोविड-19 के टाइम पे आई थी, तो उस केस में रिलीफ मिल पाए अफेक्टेड लोगों को, उसके लिए फ़ंड बनाया गया है। और इसको कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं मिला है। साथ ही साथ जो फंड है वो एंटायरली वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होंगे इस फंड के, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसके एक्स ऑफिशियल ट्रस्टीज़ होंगे। जो चेयरपर्सन है वो नॉमिनेट कर सकते हैं 3 ऐसे लोगों को ट्रस्टीज़, एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड एट अ ट्रस्टी शेल एक्ट इन प्रो बोनो कैपेसिटी। तो जो भी ट्रस्टी के तौर पे चुने जाएंगे वो प्रो बोनो कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सेकंड हम देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। तो ये आप सबको पता है, ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, ये नेशनल इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा in September 2018 as a part of the national health policy in 2017 in order to achieve the vision of the universal health coverage। तो विजन क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना है। PMJ एक हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम है जो कि 10.74 करोड़ पुअर और डिप्राइव्ड फैमिलीज़ को कवर कर रही है विद अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशरीज। ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी देती है 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर। जब ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आयुष्मान भारत PMJ विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंडेड हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ऑलराइट, तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फंडेड हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो यहाँ हम कुछ भी लॉन्च करते हैं तो अगर वो पूरे मास को हम कवर करें, डेफिनेटली बी द लार्जेस्ट वन।
With reference to Ayushman Bharat Yojana, which of the following statement is or are correct? This Yojana provides free health insurance of rupees 5 lakh per person. देखिए पर फैमिली है, 5 लाख का इंश्योरेंस पर फैमिली को दे रहे हैं, पर पर्सन नहीं। मान लीजिए आप किसी घर में माँ बाप, फिर उनके एक और पीढ़ी ऊपर, उसके नीचे 3-4 बच्चे, तो फिर सबको 5-5 लाख का तो इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, 5 लाख पर फैमिली का इंश्योरेंस मिल रहा है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दिस स्कीम योजना इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जो एक्सपेंसेस होंगे इसके वो शेयर होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। लेट्स से फ़र्ज़ कीजिए आप यूपी के हैं और आपका तो सेंटर देगा 60% और यूपी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40% देगी। तो 60-40 के रेशो में ये होगा। ऑलराइट। और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए तो एज यूजुअल हम 90-10 का रेशो रखते हैं। तो बाकी सब चीज़ों में तो इसमें भी शेयरिंग पैटर्न वही रहेगा। सो आयुष्मान भारत आंसर हो जाएगा इसका बी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्कीम जो है इट एम्स टू हेल्प द इकोनॉमिकली वल्नरेबल इंडियंस जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की नीड में है। ये जो स्कीम है ये फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है ऑफ रुपीज़ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, दस हेल्पिंग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज टू ऑब्टेन ईजी एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड द एग्जिस्टिंग एक्सपेंस शेयरिंग पैटर्न जो है वो है 60-40 का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स ये जो शेयरिंग पैटर्न रेशो है वो 90-10 का रहेगा। Which scheme was recognized as world's largest insurance scheme launched in India in September 2018? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम कौन सी है? ये है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर द फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत सितंबर 23, 2018 को। और कहाँ से लॉन्च की गई थी? रांची से, झारखंड। आयुष्मान भारत पीएमजे ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड अ हेल्थ कवर ऑफ रुपीज़ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है ये, ठीक है। To cover 10.74 crore poor and vulnerable families, approximately 50 crore beneficiaries इसमें कवर होंगे जो कि that form the bottom 40% of Indian population. Which of the following is responsible for implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? कौन कर रहा है इसको इम्प्लीमेंट? तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये लॉन्च की गई रांची से। कब की गई? 23 सितंबर 2018 को। NHA एपिक्स बॉडी है जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विद रेफरेंस टू द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए 2009 का क्वेश्चन है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है बेसिकली। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, सेक्टर के वर्कर्स के लिए, जो कि लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट तो है गलत हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नहीं किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके लिए थी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए थी। तो लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने किया था। अनाउंस किया गया था इसको 15 अगस्त 2007 को और इसने इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2007। जबकि राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। ये सही है। किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ इंश्योरेंस टू हैंडीक्राफ्ट सेक्टर वर्कर्स। सो क्या नाम था इसका? राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। और ये हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स के लिए की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 कवर्स ओनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। इसका एम था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है कवरेज टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स बिलोंगिंग टू द BPL कैटेगरी। द स्कीम स्टार्टेड एनरोलिंग ऑन 1 अप्रैल 2008। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सबस्यूम की गई थी आयुष्मान भारत में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया ऊपर, इसको सबस्यूम कर दिया गया था
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर द आयुष्मान भारत. विच फीचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, देखिए ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है. ओके क्योंकि 18 में इसको लॉन्च मतलब इसकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा. तो करंट से ही आएगा, जो भी अभी न्यूज़ में रहा होगा उससे रिलेटेड इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जितनी सब्सियूम हुई है अम्ब्रेला स्कीम के तौर पे इसको लॉन्च किया गया था, तो सब्सियूम जो हुई है वो भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज विच फीचर ऑफ चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस इज़ इनकरेक्ट. अब ये RAS का क्वेश्चन है, और ये स्टार्ट किया गया था जो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था. इस स्कीम में ये बोल रहे हैं कि फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स 1576 टाइप्स ऑफ पैकेजेस एंड प्रोसीजर्स विल बी अवेलेबल. दूसरा ये बोल रहे हैं द डिसीज फॉर विच अ पेशेंट इज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल 5 days प्रायर टू दैट एंड 10 days आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ऑल द एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर on investigation, medicine and consultation fee in the hospital will be included in the package. कितना बड़ा स्टेटमेंट बना के रख दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन they wanted to give in it. ये मतलब इन्होंने बोला है कि 5 दिन पहले जब आप एडमिट हुए हैं, विच अ पेशेंट इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल 5 days प्रायर टू दैट एंड 10 days आफ्टर द डिस्चार्ज, जो है वो एक्सपेंसेस हॉस्पिटल करेंगे. देखिए ऐसा कुछ इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा इंक्लूजन नहीं था. स्टार्ट हुई थी 1 मई 2021 को, और स्कीम के अंतर्गत इंश्योरेंस कवर 4.5 लाख का 4.50 लाख विल बी पेएबल पर ईयर पर फैमिली फॉर सीरियस एलिमेंट. तो अगर सीरियसली कोई बीमार है तो उसको 4.5 लाख का पैकेज उसके लिए दिया गया था. चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की गई राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 1 मई 2021 को. इस स्कीम के अंदर इंश्योरेंस कवरेज था 50,000 रुपये का फॉर नॉर्मल डिसीज़ एंड 4.5 लाख का फॉर सीरियस डिसीज़ विच इज़ पेएबल पर फैमिली पर एनम. दिस वॉलेट अमाउंट इज़ फॉर यूज़ इन वन पॉलिसी ईयर फॉर द एंटायर फैमिली. Under the scheme, 1576 types of packages has been announced, and procedures will be available for various diseases. To make the package more accessible, they have divided into 3219 package in the software of the scheme. There is no such provision the scheme has given in the option B. In case of critical illness, health insurance covered per family per year under the scheme आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कितना है 4.5 लाख, अभी हमने डिस्कस किया है. 50,000 जनरल के लिए और 4.5 लाख सीरियस एलिमेंट्स के लिए. विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट आयुष्मान सहकर स्कीम. फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च्ड दिस स्कीम. दिस स्कीम इज़ टू असिस्ट कोऑपरेटिव इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इट स्पेसिफिकली कवर्स एस्टेब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, रिपेयर, renovation of hospital and healthcare and education infrastructure. It is formulated by National Cooperative Development Corporation. None of the above. ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है नॉट करेक्ट क्या है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है आयुष्मान सहकर स्कीम को, ये गलत है. इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 19 अक्टूबर 2020 को. और ये जो है ये स्कीम है दिस इज़ यूनिक टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स. तो ये कोऑपरेटिव्स को असिस्ट करेगी जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ऐसे कोऑपरेटिव्स जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रास्ता खोल रहे हैं इन द कंट्री. इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ये जो एपेक्स ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फार्मर्स वेलफेयर. दिस स्कीम स्पेसिफिकली कवर्स एस्टेब्लिशमेंट. तो इसमें क्या क्या कवर होता है? एस्टेब्लिश करना, मॉडर्नाइज करना, एक्सपेंशन, रिपेयर, रिनोवेशन, ये सारी चीज़ें किसकी? हॉस्पिटल और हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो ये इस तरीके से रेवोल्यूशनलाइज कर देगा हेल्थ केयर डिलीवरी को विच टेक्स प्लेस इन द रूरल एरियाज़. ठीक है, तो कोऑपरेटिव्स हैं जनरली रूरल एरियाज़ को ही कवर करेंगे बिकॉज वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती. शहर में आपके पास पहुँच है. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के नाम पे आजकल जो हर गली नुक्कड़ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल के आपके पास हैं इफ़ यू आर लिविंग इन सिटी. बट इफ़ यू आर लिविंग इन रूरल एरियाज तो वहाँ को मजबूत करने के लिए ये जो आयुष्मान सहकर स्कीम है ये खोली गई. लेकिन आपको याद रखना है ये किस लिए है, ये किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की है, क्योंकि ये जो है स्कीम जो है ये असिस्ट करेगी किसको? कोऑपरेटिव्स को, और स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन में
इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू, तो मिशन इंद्रधनुष किस लिए है, इजी क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन। और देखिए आप ऑप्शन ही देखिए, अब ये आप बोलेंगे देख के बाद में, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे डाले ही जाते हैं हमेशा आईएएस में भी, जो आपको लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन, इस साल का भी आप एग्ज़ाम देखिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस डाले गए हैं। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष जो लॉन्च किया गया है वो किस लिए है, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज़, इंडियाज ओन सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लानट इन आउटर स्पेस, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनाग्रेट किया है मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को, गुड गवर्नेंस डे पे, और इसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जन्म होता है, इसीलिए इसको सुशासन दिवस भी इसको मनाया जाता है, और साथ ही इसमें क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है। सो विद एन एम ऑफ एक्सपेंडिंग द इम्यूनाइजेशन कवरेज टू ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन across the country. All children and pregnant women across the country to further intensify or to further intensity the immunization program, Prime Minister launched the intensified mission इंद्रधनुष। इसको और इंटेंसीफाई करने के लिए एक और मिशन लॉन्च किया गया था। ये तो 2014 में लॉन्च हो गया था, उसके बाद 2017 में 3 साल बाद एक और मिशन लॉन्च किया गया 8 अक्टूबर 2017 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड IMI in intensified mission Indradhanush 2.0 to ensure reaching the unreached with all available vaccines and accelerate the coverage of children and pregnant women in the identified districts and blocks from December 2019 to March 2020. So दिसंबर 19 से लेके मार्च 20 तक ये लॉन्च किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। Next is the National Rural Health Mission was launched on National Rural Health Mission was launched on which date? So April 12, 2005. April 12, 2005. Okay. The National Rural Health Mission was launched on 12th April 2005. किस लिए? To provide accessible, affordable and quality healthcare to rural population. In the year 2013, NRHM was subsumed as a sub-mission under the overarching National Health Mission, with the new National Urban Health Mission being the other sub-mission of NHM. तो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या सही नहीं है आपको बताना है। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग द 11th प्लान। देखिए अभी आप देखिए कहाँ पर ये हुआ है, 2005 में ये हुआ था, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग द 11th प्लान। उसके बाद है फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज़ अ फंक्शनल हेल्थ सिस्टम एट ऑल लेवल्स फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है दे आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द स्टेट्स हैव बीन मर्ज्ड विद द प्रोग्राम। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये लॉन्च हुआ था 10th 5-year प्लान के टाइम पर, 2002 से 2007 के तक चला था। 7 से 12 जो चला था वो 11th 5-year प्लान चला था, और 12 से 17 12th 5-year प्लान, ठीक है। उसके बाद से 5-year प्लान रोल्ड आउट कर दिए गए। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड? 10th. The National Rural Health Mission aims to reduce the infant mortality rate too. तो infant mortality rate को कितना करना इसका दे था। So under the National Rural Health Mission started in the year 2005, target of infant mortality rate था 28 कि 28 अचीव कर लिया जाए per 1000 live births by 2012. Hence neither option is correct. Under the National Health Rural Health Mission
विलेज लेवल हेल्थ वर्कर इज़ नोन एज, अच्छा ओके, ये बोल रहे हैं अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आप ऑप्शंस देखिए, मैं ऑप्शंस में उलझ गई थी। विलेज लेवल हेल्थ वर्कर इज़ नोन एज, विलेज लेवल हेल्थ वर्कर को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं आशा। आपने एड्स भी देखे होंगे जो DD1 पे आते थे, आशा दीदी। सो आशा क्या होता है, आशा होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। सबका नाम आशा नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आशा नाम की सारी फीमेल को ढूंढ के लाके उनको हेल्थ वर्कर बना दिया जाता है। आशा इज़ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑप्शन देखिए आप, उषा, आशा, AMW, पूजा। सो वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये है टू प्रोवाइड एवरी विलेज इन द कंट्री विद अ ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आशा, और accredited social health activist selected from the village itself, preferably in the age group of 25 to 45 years, and accountable to it. The ASHA is trained to work as an interface between the community and the public health system. Her main roles and responsibilities are as follows. क्या क्या इनकी responsibilities हैं, अवेयरनेस लाना लोगों में और इन्फॉर्मेशन देना कम्युनिटी को ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सच एज न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन क्या है, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल हैं वो सब बताना, ये पहला काम है। दूसरा है विमेन को काउंसिल करना और फैमिलीज़ को ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी, ठीक है। तो विमेन को पहले कंसोल करना, फिर उसके बाद उनकी फैमिलीज़ को बताना कि भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी चाहिए, घर पे नहीं, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों करवाना चाहिए, किस समय, इम्यूनाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या यूज़ किए जाने चाहिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस ड्यूरिंग दिस टाइम। थर्ड इज़ टू मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट पीपल्स एक्सेस। तो कम्युनिटी को मोबिलाइज करना और पीपल के एक्सेस को फैसिलिटेट करना किस लिए, टू हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि इम्यूनाइजेशन अगर हो रहा है तो वो पूरा ड्राइव के बारे में बताना कि भाई आपको ये ड्रॉप्स करवाने हैं, ये इंजेक्शंस लगवाने हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताना। ऑर्टिनेटल चेकअप, जिसमें कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, और पोस्ट नेटल चेकअप भी हो, ICDS, अदर सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, to arrange the escort, accompany pregnant women and children requiring treatment admission to the nearest pre-identified health facility, that is the primary health center, community health center, first referral unit. Alright. उसके बाद टू प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर, प्राइमरी मेडिकल केयर भी देना किसको, माइनर एलिमेंट्स जैसे कि डायरिया, फीवर्स, केस फॉर नॉर्मल एंड सिक न्यूबॉर्न, चाइल्डहुड इलनेस एंड फर्स्ट एड, तो ये सारी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर वो बता भी सकते हैं खुद ही। तो ये सब काम होते हैं आशा दीदी के या आशा के, जिनको हम मतलब प्यार से आशा दीदी बोला जाता है, बट बेसिकली दे आर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ आशा, अ ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। अब आपने सारे ऊपर पॉइंट्स पढ़ लिए, अब आप बताइएगा। accompanying women to the health facility for antenatal care checkup, बिल्कुल। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी दिया जाता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये भी करवाया जाता है। कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, ने भी खुद नहीं कर देंगी, वो बता रही हैं कि इंस्टीट्यूशन में जाके करवाइए डॉक्टर से, हॉस्पिटल के अंदर, बिकॉज सैनिटेशन वहाँ पे रहेगा, इम्यूनाइज होने के इन्फेक्शंस होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये सारी बातें बताएंगी, ना कि खुद कर देंगे, ठीक है। तो खुद कर देंगे तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा, फिर तो घर में ही हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं है, या हॉस्पिटल जाके भी खुद करें, ये इनका काम नहीं। दे आर हेल्थ एक्टिविस्ट, ओके, दे आर नॉट द डॉक्टर्स हु आर परफॉर्मिंग दिस। हाँ, बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल देंगे। दे आर द हेल्थ एक्टिविस्ट पर्सन। नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज अनाउंसड इन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी, तो 1983 में अनाउंस हुई थी। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ अनाउंसड NHP 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 फिर से इन्होंने अनाउंस किया था, विद द एम टू द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल एट ऑल स्टेजेस। Which of the following is public expenditure on health as a percentage of GDP in 2009-10 in India? Which of the following is public expenditure on health as a percentage of GDP in 2009-10?
तो ये उस समय था 1.09%। अभी का डेटा कुछ दिया हुआ है क्या? द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, देखिए जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 दोबारा से जो अनाउंस की गई है, इट हैज़ सेट अ टारगेट टू इंक्रीज द हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम करंट, अभी कितना है 1.15% ऑफ जीडीपी, इससे इंक्रीज करके 2.5% करना है इनको 2025 नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, तो ये टारगेट जो है वो सेट किस में किया गया है? वो किया गया NHP 2017 में। इसमें टारगेट लाया गया है कि 2025 तक 2.5% जो है एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। अभी कितना है? अभी ध्यान रखिएगा 1.15। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया फॉर, प्राइवेट मेडिकल सेंटर की बात हो रही है, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन? सो 70% ऑफ हाउस होल्ड अर्बन एरियाज़ में जो है वो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं। सो NFHS 3 के हिसाब से इंडिया में द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर फॉर 70% हाउस होल्ड्स इन अर्बन एंड एरियाज एंड 63% हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज, ये प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में जा रहे हैं। एज पर द NFHS as per the NFHS 4 2015-16, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर रिमेन्स प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में था 56% और रूरल में 49%। ठीक है, तो पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 2005-06 में, उस समय था 70% फॉर अर्बन एंड 63 फॉर रूरल, जबकि 15-16 में ये थोड़ा सा कम हुआ है, 56% फॉर अर्बन एंड 49% फॉर रूरल। ऑलराइट, नेक्स्ट, as per the family health survey statistics for 2009 released recently by the Union Health Minister, life expectancy at birth in India for 2006 to 10, तो ये है आपकी मेल्स 65.8 एंड फीमेल्स 68.1। ऑलराइट, मेल 65.8, फीमेल 68.1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2011 से 15, 16 से 20, 21 से 25, अभी हम चल रहे हैं 21 से 25 के फेज़ में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल 69.37 एंड फीमेल 72.66। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया during the year 2006 to 10 was 65.8 एंड मेल्स के लिए, और 68.1 थी फीमेल के लिए। अकॉर्डिंग टू द फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2019-20 प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑन नवंबर 2019। सो 2011 से 36 के लिए जो प्रोडिक्शंस हैं, प्रोजेक्टेड प्रोडिक्शंस हैं, वो क्या हैं? देखिए 21 से 25 के बीच में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेल्स की 69.37 है, जो कि 26 से 30 के बीच में बढ़ के 70.37 होगी, और 31 से 35 के बीच में 71.7 होगी। और फीमेल्स के लिए 66.96, 71.46 और 72.66, 73.66 और 74.6। ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज सा नंबर हो गया। 72, 73, 74। और मेल में देखेंगे तो 69 से 70, 70 से 71। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? क्या ऑब्जेक्टिव है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के? अवेयरनेस लेके आना रिलेटिंग टू मैल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, तो अवेयरनेस लेके आना मैल न्यूट्रिशन के बारे में, खासकर किसके लिए? जो प्रेग्नेंट हैं और जो बर्थ दे चुकी हैं लेकिन अभी दूध
लैक्टेटिंग मदर से जो दूध पिला रही हैं अभी बच्चों को, तो उनको भी न्यूट्रिशन अलग से चाहिए होता है बिकॉज दे आर फीडिंग देयर चाइल्ड। ठीक है, तो इनके बारे में अवेयरनेस लाना पहला तो ये हो गया, ये सही है। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग द यंग चिल्ड्रन, बच्चों में एनीमिया के इंसिडेंसेस को कम करना, और बच्चों में ही नहीं, एडोलेसेंट गर्ल्स जो बढ़ती उम्र की लड़कियां हैं और वेमेन, तो एनीमिया के इंसिडेंसेस को कम करना, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो वेमेन हैं वो मोस्टली हीमोग्लोबिन लैकिंग होती हैं। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश राइस। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स, ये दोनों इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। द प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, पोषण अभियान और द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इम्प्रूव द नेशनल आउटकम्स, न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट women एंड lactating mothers. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस the objective of the NNM are to create awareness relating to malnutrition and achieve the improvement in nutritional status of the children from 0 to 6 years, adolescent girls, pregnant women. ठीक है, और lactating mothers भी. The objective of NNM are to create awareness relating to malnutrition and achieve improvement in the nutritional status. किस में? बच्चों में जो 0 से 6 साल के हैं, एडोलेसेंट बच्चियाँ, गर्ल्स, द प्रेग्नेंट विमेन एंड द लैक्टेटिंग मदर्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. साथ ही साथ NNM का टारगेट है कि स्टंटिंग को कम करना है, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया जो कि यंग विमेन, चिल्ड्रन और बच्चियों में हो रहा है, एंड रिड्यूस द लो बर्थ वेट, और लो बर्थ वेट को कम करना है बाय 2%, 2%, 3% and 2% per annum respectively. Hence statement 1 and 2 are correct, while statement 3 and 4 are incorrect because promotion of consumption of millets, coarse cereals, unpolished rice, poultry, eggs वगैरह वगैरह ये सब mentioned इसमें नहीं है. शबरी संकल्प अभियान, ये किससे एसोसिएटेड है? शबरी संकल्प अभियान, तो ये भी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से ही एसोसिएटेड है. कैंपेन स्टार्ट हुआ था 2017 में उत्तर प्रदेश में, किस लिए? माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए. शबरी संकल्प अभियान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर क्या सही नहीं है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके अंतर्गत ICDP के अंतर्गत फैमिली प्लानिंग इंक्लूडेड नहीं है. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अब देखिए बच्चा तो हो ही गया, अब होने के बाद क्या करना है? अब उसको न्यूट्रिशन देना है, उसका इम्यूनाइजेशन टाइम से हो, जिससे कि जो बच्चा हुआ है वो हेल्दी हो. ठीक है, वो हेल्दी लाइफ गुजारे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या देना है, उसको इम्यूनाइजेशन टाइम से हो पाए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी उसको प्रोवाइड करना, तो ये सब इसमें आ जाएंगे. और फैमिली प्लानिंग जो है वो इसमें कवर्ड नहीं है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है. ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत फैमिली प्लानिंग का इंक्लूजन नहीं किया गया है. ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को, और देखिए अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में एक और चीज़ थी जो 2 अक्टूबर 1975 को ही स्टार्ट थी. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू रिवाइज, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स हमने किस बारे में डिस्कस किया था. 2 अक्टूबर 1975 को इम्पॉर्टेंट है एंड वी हैव डिस्कस्ड लास्ट 2-3 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया हुआ है उसको, सो प्लीज़ मेंशन दैट. ICDS इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा. ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का और रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक प्रोग्राम्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट. ये जो प्रोग्राम है ये पैकेज भी ऑफर करता है ऑफ 6 सर्विसेज, जिसमें कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज इंक्लूड होंगी. फैमिली प्लानिंग इसमें कवर्ड नहीं है इस प्रोग्राम के अंतर्गत. Next is Integrated Child Development Services ICDS launched in 1975 in India. ये किसने इम्प्लीमेंट की है? तो ये इम्प्लीमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा. स्टार्ट कब हुई थी? 1975. Which among the following services is not provided under the Integrated Child Development Services? क्या नहीं प्रोवाइडेड है?
supplementary feeding, immunization, distribution of free books and school dress to the children, health and nutrition education to 3 to 6 year old children. देखिए ICDS स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है सप्लीमेंट्री फीडिंग, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है, और इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन किसको देती है? तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ अंडर 6 years ऑफ एज एंड देयर मदर्स. लेकिन ये फ्री बुक्स प्रोवाइड नहीं करती है एंड स्कूल ड्रेस भी नहीं देती है टू द चिल्ड्रन. ओके, तो आपको बताना है कि नॉट प्रोवाइडेड, तो ये तो नहीं है. Integrated Child Development Services Scheme launched in year 1975. It gives supplementary feeding, preschool non-formal education, primary health care, immunization, health checkup, referral services and health and nutrition education. All right. Next देखते हैं match list 1 with list 2 and select the correct answer. List 1 or list 2, program और launching year. National Program for Control of Blindness 1976 में आया था ये. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई थी. नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में आया था, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था. अगेन आपको मैच करना है स्कीम और उनका लॉन्चिंग ईयर. पीएम जन आरोग्य अभियान ये तो 2018 का हो गया. पीएम वय वंदना योजना 2017. पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, और स्वच्छ भारत अभियान ये हुआ था 2014 में. पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में लॉन्च हुई थी, ना कि 15 में. यहाँ पे ऑप्शन में 15 एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए इसको स्टार मार्क किया था. Which of the following schemes are related to the skill development? Stride, Strive, संकल्प, श्रेयस. इनमें से स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी है? तो देखिए जो स्ट्राइड है उसको छोड़ के बाकी तीनों रिलेटेड हैं. स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस. जो स्ट्राइड है वो है बेसिकली रिसर्च के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए. सो इसका फुल फॉर्म है The Scheme for Transdisciplinary Research for India's Development Economy. It was launched by University Grants Commission. It aims to provide support to research projects that are socially relevant, logically need-based, nationally important, and globally significant. तो स्ट्राइड जो है, it is not a skill development scheme. Strive स्किल स्ट्रेंथनिंग, तो ये हो गया. स्किल डेवलपमेंट स्कीम नहीं है. ठीक है, यहाँ तक आपका पहला स्टेटमेंट के बारे में बात हो गई है कि ये क्यों नहीं है. ये रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए. दूसरा है स्ट्राइव, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट. संकल्प, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन. श्रेयस, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, यूथ एंड अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स. ये जो है ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑपरेशनलाइज हुआ था मई 2007 में. सो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा मई 2007 में, विच द एम टू ट्रेन 1 million पर्सन ऑन डिमांड ड्रिवन वोकेशनल स्किल्स नेक्स्ट 5 years के लिए, एंड 1 million ईच ईयर आफ्टर दैट टू सपोर्ट द स्किल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. With reference to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, consider the following statement. It is the flagship scheme of Minister of Labour and Employment. It, among other things, will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the National Skill Qualification Framework. तो देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है. बाकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं, सेकंड स्टेटमेंट इज़ इट among other things will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. ये सही है. और ये
इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स, जो भी अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है कंट्री की, उसको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में लेके आना, ये इनका एक काम है। तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है और इम्प्लीमेंट किया गया है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। लॉन्च हुई थी जुलाई 2015 में। जुलाई 2015, ओके। According to the guidelines of PMKVY, the short-term training imparted at PMKVY training centers is expected to benefit candidates of Indian nationality who are either school college dropouts of unemployed. Apart from providing training according to the National Skill Qualification Framework, um, training centers shall also impart training in soft skills, entrepreneurship, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। तो इन सब में भी वो सॉफ्ट स्किल जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करेगा। इंडिविजुअल्स विथ प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस, जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है या स्किल्स हैं उनके पास, उनको असेस किया जाएगा और सर्टिफाई किया जाएगा अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम। component of the scheme, ये जो है RPL, it aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to NSQF. Hence from the above explanation ये clear हो जाता है कि जो statement 1 है वो incorrect है, जबकि 2 और 3 सही है। Recognition of prior learning scheme RPL is sometimes mentioned in the news with reference to, ये अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो इसमें क्या है कि सर्टिफाई किया जाएगा द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स। तो जो उसने स्किल्स एक्वायर की हैं उसको ये दिया जाएगा। सो ऑलरेडी हमने देख लिया इसके बारे में ना, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, with reference to national skill qualification framework, which of the following statement is given is or are correct? Under the national skills qualification framework, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning. तो सिर्फ formal learning के थ्रू ही वो acquire कर सकता है, ठीक है। दूसरा है एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज़ द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। NSQF एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि दैट ऑर्गेनाइजेज ऑल द क्वालिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। ये जो लेवल्स हैं दिस इज ग्रेडेड फ्रॉम 1 to 10 और इनको डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो कि लर्नर मतलब दीज आउटकम्स लर्नर मस्ट possess regardless of whether they are obtained through formal or non-formal or informal training, ठीक है। तो वो आना चाहिए। 10 स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है। तो इन्होंने स्टेटमेंट 1 में लिखा था कि सिर्फ फॉर्मल लर्निंग के थ्रू होगा। भाई किसी भी लर्निंग के थ्रू, फॉर्मली उसने सीखा हो कोई अच्छी बात है, नहीं फॉर्मली सीखा हो वो भी ठीक है, ओके। सो या इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल भी चलेगा, ऑलराइट। फॉर्मल इनफॉर्मल आप समझ रहे हैं ना। फॉर्मल लर्निंग बहुत ही सरल भाषा में, आपने नृत्य सीखा है, लेट्स से आप डांस सीखे हुए एक इंसान होते हो, ऑलराइट। आपने कहीं जाके प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ली है और आप उसमें निपुण हो। एक होता है कि आपको शौक़ था और आपकी जो शौक़ है वो कहीं ना कहीं आपका स्किल भी बन गया है। तो आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है उसको करने की, नृत्य सीखने की, लेकिन आप उसके साथ खड़े हो सकते हो जिसने सीखा हुआ है, बिकॉज आपके अंदर वो एक आपने नॉन फॉर्मल एजुकेशन लिया, आपने या तो देख के सीख, अपने आप खुद से ट्राई किया होगा या कैसे भी आपके अंदर से निपुणता आई होगी। तो ये सिंपल एग्जांपल है नॉन फॉर्मल और फॉर्मल का। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इज मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन बाय द अलाइनमेंट ऑफ डिग्रीज विद NSQF इज मेन आउटकम फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस। नेशनल कैरियर सर्विस क्या है? ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल कैरियर सर्विस लॉन्च हुआ था मिशन मोड में टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, किसके लिए? अनएडुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए किसको? अनएडुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें से सही क्या है,
देखिए नेशनल कैरियर एक भी सही नहीं है। नेशनल कैरियर सर्विस जो है ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने 20 जुलाई 2015 को। इम्प्लीमेंट इसको किया जा रहा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा। एनसीएस एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को। इट वर्क्स टुवर्ड्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो ये क्या करेगा, जो जॉब ढूंढ रहे हैं और जो जॉब देना चाह रहे हैं उनके बीच में एक जो गैप है उसको फिल करेगा, एक गैप जो ब्रिज करेगा उसको। एंड कैंडिडेट सीकिंग ट्रेनिंग एंड कैरियर गाइडेंस, एजेंसीज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कैरियर काउंसलिंग। एनसीएस इज नॉट स्पेसिफिकली ओरिएंटेड फॉर अनएडुकेटेड यूथ, देयरफॉर दोनों ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। विद रेफरेंस टू द स्किल इंडिया कैंपेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? Prime Minister had launched the Skill India campaign in July 2015, and the main objective of the campaign was to train India's youth in information technology. तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये बोल रहे हैं कि इंडिया के यूथ को इन्फॉर्मेशन आईटी में ट्रेन करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। देखिए स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 15 जुलाई 2015 को, ठीक बात है ये। इसको मैनेज कर रहे हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक इनिशिएटिव है जो कि ट्रेन करता है ओवर 40 करोड़ इंडियंस को इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022। विजन इज़ टू क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्कफोर्स बाय 22 विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग courses. Alright. As per the Skill India mission, 76 lakh youths have acquired skill training up to March 2016. Out of these, how many have entered the job market? तो 2016 तक स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 70 लाख यूथ को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। इनमें से कितनों को जॉब मिली थी, ये डेटा इन्होंने दिया था कि 26 लाख लोगों को जॉब मिल गई थी 76 लाख में से। सो 76 लाख यूथ ने रिसीव की थी ट्रेनिंग, जिसमें से 26 लाख यूथ को जॉब्स दी गई थी। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 556.1 लाख पर्सनस हैव बीन ट्रेंड अंडर द स्किल डेवलपमेंट मिशन एज ऑन जुलाई 19, 2021। 2021 का अगर डेटा देखें तो 556.1 लाख people have been given the training. Foundation of what is being claimed as India's biggest global skill park was laid in July 2017 in, ठीक है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क है वो कहाँ इस्टेब्लिश करने की बात, मतलब वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भोपाल में। फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क वॉज लेड इन भोपाल ऑन 3 जुलाई 2017. It will impart quality education comparable to the international standards to students. ये जो पार्क है एजुकेशन पार्क, स्किल पार्क सॉरी, ये दिस विल बी स्प्रेड इन 37 acres of land which has been allotted in Narela Shankari area of Bhopal, and the construction of global skill park is estimated to cost around 645 crores. तो ये सब ज़रूरी नहीं है, अभी आपको याद रखना है कि इंडिया का जो बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो वो था 2017 में लॉन्च किया गया था भोपाल में। What is the theme of the World Youth Skills Day 2021? इसकी थीम थी Reimagining Youth Skills Post Pandemic. In 2014, the United Nations General Assembly declared 15 July as World Youth Skills Day to celebrate the strategic importance of equipping the young people with skills for employment, decent work and entrepreneurship. The theme of World Youth Skills Day 2021 was Reimagining Youth Skills Post Pandemic. National program launched on next question. National program launched on October 10, 2019 by the Indian government to encourage talented children to enrich their skills is, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ध्रुव. Dhruv was launched on October 10, 2019 by the Indian government to encourage talented children to enrich their skills. The Pradhan Mantri Innovative Learning Program Dhruv has been started by Government of India to identify and encourage the talented children to enrich their skills and knowledge. In the centers of excellence across the country, gifted children will be mentored and nurtured by the renowned experts in different areas so that they can reach their full potential.
द अटल इनोवेशन मिशन इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो कि किसके द्वारा सेटअप किया गया है? इट इज़ सेटअप बाय नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम है सेटअप बाय नीति आयोग टू क्रिएट एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप across the length and breadth of the country. AIM's objective is to develop new programs and policies for fostering the innovation in different sectors of the economy. They provide platforms and collaboration opportunities for different stakeholders and create an umbrella structure to oversee the innovation and entrepreneurship ecosystem of the country. Atal Innovation Mission is set up under the किसके अंतर्गत सेटअप किया गया है? ये नीति आयोग के अंदर. With reference to the program Nidhi, which of the following statement is or are correct? The program of Nidhi was started for the students to begin startups. Its aim is to financially support 20 students for startups in each year. तो देखिए दोनों इसमें स्टेटमेंट सही हैं. निधि का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस. ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है विच इज़ पायनियर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर नर्चरिंग द आइडियाज़ एंड innovations, knowledge based technology driven into successful startups. Its aim is to financially support 20 students for startups in each year. तो हर साल 20 स्टूडेंट्स को स्टार्टअप के लिए सपोर्ट करना इसका एम है. स्वयं स्कीम, स्वयं एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विच एम्स एट, क्या एम है इसका? तो इसका एम है अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन देना फॉर द सिटीजन्स टू द सिटीजन्स फॉर फ्री. स्वयं अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द सिटीजन्स. ठीक है, तो स्वयं क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ये जो प्रोग्राम है ये इनिशिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डिज़ाइन किया गया है टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. पहला है एक्सेस, सबको एक्सेस हो, इक्वली सबको मिले और क्वालिटी भी अच्छी हो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज़ टू मेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज. तो ये सबको ही मिले, इंक्लूडिंग जो सब अपने आप को ये मान रहा है कि भाई मैं सबसे उस तक भी ये पहुँचे. स्वयं seeks to bridge the digital divide for the students who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. ये कैसे किया जाता है? Through a platform that facilitates hosting of all the courses which is taught in the classroom from class 9th till post graduation to be accessed by anyone, anywhere at any time. ये जितने भी courses हैं they are interactive, prepared by the best teachers in the country and they are available free of cost to any learner. तो आपने ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिलेंगे किसी भी जो भी चाहता है फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएशन. व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान का एम क्या है? कनेक्टिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़. इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन को लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जोड़ना. किस लिए? टू एड्रेस द डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़. डेवलपमेंट चैलेंजेस को अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से कनेक्ट करना. देन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो कि जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, ये इसने लॉन्च किया था उन्नत भारत अभियान. एम क्या था कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन है जिसमें कि IITs, NITs, IISRs ये सब आते हैं, इनको लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जोड़ना, स्पेसिफिकली रूरल इंडिया की लोकल कम्युनिटी के साथ, जिससे कि जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस किया जा सके थ्रू द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़. उन्नत भारत अभियान इंस्पायर है बाय द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन द रूरल डेवलपमेंट process by leveraging knowledge institutions to help build the architecture of an inclusive India. The mission of Unnat Bharat Abhiyan is to work with the people of rural India in identifying the development challenges and evolving the appropriate solutions for the accelerating sustainable growth. Alright. Next, what is the purpose of Vidyanjali Yojana? Vidyanjali Yojana का क्या पर्पज़ था? तो इसका पर्पज़ था ऑप्शन वैसे इसका जो मेन आंसर है वो देख लीजिए. टू इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट स्कूल. ठीक है, तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो गवर्नमेंट स्कूल में दी जा रही है उसको बढ़ाना. कैसे बढ़ाएंगे? बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी ऑल्सो. तो ये इसका मेन एम था. बाकी जो गलत स्टेटमेंट है वो भी एक बार देख लेते हैं. टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया. नहीं, ये इसका एम नहीं है विद्यांजलि का. साथ ही साथ टू एनकरेज द वॉलंटरी मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम private individuals and organizations so as to improve the infrastructure facilities for primary and secondary schools. तो ये भी नहीं है. इसका मेन एम क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ाना, चाहे प्राइवेट से मदद लेना पड़े या
कम्युनिटी से लेना पड़े। सो विद्यांजलि एक इनिशिएटिव है, किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द एम टू स्ट्रेंथन द स्कूल थ्रू कम्युनिटीज़ एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। ये जो इनिशिएटिव है ये कनेक्ट करेगा स्कूल्स को वेरिड वॉल्टियर्स के साथ फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा, नेमली इसमें यंग प्रोफेशनल्स, स्कूल एलुमनाई और इन सर्विसेज एंड रिटायर्ड टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स एंड मैनी अदर्स। विद्यांजलि के दो वर्टिकल्स हैं, पहला पार्टिसिपेट इन द स्कूल सर्विस एक्टिविटी एंड दूसरा असेट्स मटेरियल इक्विपमेंट, इन विच वॉलंटियर जो है दे कैन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। Next, who heads the panel on national education policy which is constituted in 2017 by HRD ministry? तो ये थे के कस्तूरी रंगन जी, ये हेड थे पैनल के ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017 बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। द अपना गांव अपना काम स्कीम, ये कब लॉन्च हुआ था? ये बहुत पुराना स्कीम है, ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1991 को। सो अपना गांव अपना काम ये स्टार्ट किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जनवरी 91 में विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अपना गांव अपना काम, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? क्वेश्चन 93 का देखिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ इन विलेजेस फॉर डेली यूजेस ऑफ पीपल, तो कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बनवा दी जाए गाँव में जिसको सारे ही लोग इसके एक्सेस कर पाएँ। दूसरा है क्रिएशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। Third is promotion of self-confidence and self-dependence in local community. And fourth is upgradation of living standard of the rural population. So public properties create करवाना villages में daily uses के लिए, फिर additional employment opportunities generate हो जाएँ, self confidence generate हो लोगों में और self dependence बढ़े local community में, साथ ही साथ उनका जो living standard है rural population का वो भी बढ़े। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, अब ये देखिए 10 साल बाद आ रहा है 2003 में। द मेन एम ऑफ अपना गांव अपना काम स्कीम इज क्लीन वाटर देना, रिमूव प्रॉपर्टी बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर टू रिमूव पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरी वन इन द विलेज, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, टू मेक एवरी वन लिटरेट इन द विलेज। तो 20 का आंसर हो जाएगा कि टू बेसिकली जो पॉवर्टी को हटाना और सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जो हम यहाँ देख रहे थे ये, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सौभाग्य योजना इज कंसर्न्ड विद, तो सौभाग्य योजना किसके साथ सौभाग्य योजना किसके लिए है? सो इट इज़ फॉर द प्रोविजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द BPL फैमिलीज़। अब सौभाग्य से सबसे पहले गर्ल्स का नाम याद आता है, तो बाकी 3 ऑप्शन गर्ल्स के ही दिए हुए हैं। Financial assistance for the marriage of girls, scholarship for the girls' education, and provision of the financial assistance to newborn baby girl। तो ये सब नहीं है, ये है provision of free electricity to BPL। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, it is a new scheme which was launched by Pradhan Mantri Modi on 25th September 2017 and अंडर द सौभाग्य स्कीम फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए जाएंगे टू ऑल द हाउसहोल्ड्स बोथ APL एंड BPL फैमिलीज इन रूरल एरियाज एंड BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। अच्छा, APL BPL दोनों रूरल एरियाज में होंगे और अर्बन में सिर्फ BPL होंगी। देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, दे हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज नोडल एजेंसी फॉर सौभाग्य स्कीम। तो सौभाग्य स्कीम की नोडल एजेंसी क्या हो जाएगी? REC, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सौभाग्य स्कीम। यहाँ तक हमने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जैसा कि मैंने बोला कि इसमें 4-5 वीडियोज़ अराउंड से लग जाएंगे बिकॉज थोड़ा बड़ा चैप्टर है और एक्सप्लेनेशन देखिए इसका बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है इसको 50 क्वेश्चंस करने में। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।